नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज शो में बात दो राज्यों पर होगी। देश के अलग अलग कोने पर बसे ये दोनों खूबसूरत राज्य अलग अलग वजहों से चर्चा में। एक तरफ पूर्वोत्तर का मणिपुर, जहां पिछले 3-4 दिन से भयानक हिंसा हो रही, इंटरनेट बंद, सेना तैनात और देखते ही गोली मारने का सरकारी आदेश। दूसरी तरफ दक्षिण का केरल, जो फिल्मों के थिएटर से लेकर राजनीतिक रैलियों तक चर्चा के केंद्र में, क्योंकि एक फिल्म आई है। तो इन दोनों मुद्दों का आगा पीछा टटोला जाएगा आज दिन की बड़ी खबर में। आज एक फिल्म रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी। पिछले साल नवंबर में फिल्म का टीजर आया था और तभी से इस पर बवाल थमा नहीं। अप्रैल में ट्रेलर आया तो बवाल का पारा फिर चढ़ा। इंडस्ट्री से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सबकी राय बटी हुई। केरला के मुख्यमंत्री का कहना है कि फिल्म बनाने वाले राज्य में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं, संघ परिवार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस फिल्म में आतंकी साजिश का सच दिखाया गया है। हाईकोर्ट में फिल्म को रोकने की अर्जी लगी तो अदालत ने कहा फिल्म नहीं रुकेगी, लेकिन मेकर्स को यह निर्देश भी दिया अदालत ने कि वो अपने तथ्य दुरुस्त करें। तो पहले तो फिल्म का सब्जेक्ट मैटर समझते हैं। इसके टीजर से ही अंदाजा लग जाता है कि मेकर्स कहना क्या चाहते हैं। 1 मिनट लंबे टीजर में बुर्का पहने एक लड़की दिखती है। उसका नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन। वो कहती है कि नर्स बनकर इंसानियत के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब वो फातिमा बा है, ISIS की एक आतंकवादी। वो कहती है कि अब वो अफगानिस्तान की जेल में है और वो यहाँ अकेली नहीं। उसके मुताबिक 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण कर उन्हें सीरिया और यमन जैसे देशों में भेजा गया। फिल्म यही है, उस लड़की की जर्नी। लड़की का किरदार निभाया एक्ट्रेस अदा शर्मा ने। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह। मेकर्स का दावा कि यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। सुदीप्तो ने ट्वीट भी किया था, पिछले 5 सालों से शालिनी, गीतांजलि, निमा और आसिफा ने मेरी जिंदगी पर छाप छोड़ी है, मुझे उनकी कहानी बताने पर मजबूर किया। ये फिल्म के किरदारों के नाम हैं। फिल्म के पब्लिक डोमेन में आते ही इस पर भरपूर पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। सांसद शशि थरूर, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया। सबको सुनिए। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। लेकिन ये अगर फिल्म में ऐसी चीजें हैं तो निश्चित तौर से जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं शांति व्यवस्था बनाने के रखने के लिए, उन्हें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं कि अगर प्रोपेगेंडा है तो उसके बारे में लिखें, उसके बारे में प्रेजेंटेशन करें। वो तो तथ्यों के आधार पर होगा ना, कोई भी चीज मेरे लिए वो मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर। भारत सरकार से जब पूछा जाता है, RTI द्वारा पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, तो भारत सरकार खुद कहती है कि करीबन 100-125 से ज्यादा हिंदुस्तानी ISI नहीं गए हैं। तो जब खुद भारत सरकार कह रही तो या तो फिल्म झूठी है या भारत सरकार झूठी है, और इसमें हम किसका विश्वास करें? RTI से अगर भारत सरकार कह रही है कि करीबन 105-106 इंडियंस टोटल, शायद या उससे भी कम वहां गए हैं, बल्कि हम लोग बार बार इस बात पर गर्व करते हैं कि कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति किसी भी धर्म का वो ISI नहीं ज्वाइन करने गया है। तो ये कहां से ये लोग ये आंकड़े लेकर आए हैं? और वहां केरला के बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसको जो केस स्टडी अगर आप दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, उनके नाम, उनकी हकीकत, उनकी असलियत दिखाइए। और अगर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो उसको दिखाइए कि ये उस तरीके से कुछ इंसिडेंट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इंसिडेंट पर फिल्म नहीं बन सकती है, लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं कि 32,000 ऐसे केस हो गए हैं या 30,000 ऐसे केस हो गए हैं, तो फिर आप किसी बात को मेरे ख्याल से एकदम झूठ दिखा रहे हैं। असल में कलह का सबसे बड़ा कारण है एक संख्या। फिल्म का शुरुआती दावा था कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण किया गया। इसके पीछे सबूत क्या? सुदीप्तो कहते हैं कि साल 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। उन्होंने कहा था कि हर साल लगभग 2,800 से
3200 तक लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इससे अगले 10 सालों का हिसाब लगा लें, ये संख्या 30 से 32,000 होती है बकौल डायरेक्टर। हालांकि जब सुदीप्तो के कहे की तफ्तीश की गई तो पता चला कि ओमेन चैंडी ने 2010 में नहीं बल्कि 25 जून 2012 को कोर्ट में इस मसले पर बयान दिया था। और सुदीप्तो के दावे से अलग ओमेन चैंडी ने अपने बयान में ये नहीं कहा था कि केरल में हर साल 2,500 लड़कियों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ। उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो करीब 6.5 साल के दरमियान का था। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि महिलाओं के ISIS में शामिल होने पर ओमेन चैंडी ने उस प्रतिवेदन में कुछ नहीं बोला था। पर यह भी सच है कि केरल से ISIS में शामिल होने की बात सामने आई थी कई लोगों के, और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया के मुताबिक नवंबर 2020 तक भारत से 66 लोग ISIS में शामिल हुए थे। अमेरिकी विदेश विभाग आतंकवाद के खात्मे के लिए रिकॉर्ड तैयार करता है, जो अलग अलग देश की एजेंसियां और आंकड़ों के आधार पर होता है। इस तथ्य में एक जरूरी आंकड़ा और है। 2019 में प्रकाशित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि भारत की ज्यादातर IS भर्तियां केरल से हुई, लगभग 30%। 2017 में कथित लव जिहाद को लेकर भी हदिया मामले पर खूब विवाद हुआ था। चूंकि उसका भी जिक्र आ रहा है तो वो भी जान लीजिए। NIA तक इसकी जांच हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसी नतीजे पर पहुंची थी कि हदिया ने अपनी पसंद से शादी की और इस्लाम अपनाया। जिस लव जिहाद पैटर्न का दावा किया जा रहा था वो न्यायालय में स्थापित नहीं हुआ। इसलिए केरला स्टोरी जिस सच को उद्घाटित करने का दावा करती है उसकी स्केल पर कुछ हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं। कई संगठन और आम मलयाली लोग निर्माताओं को चुनौती दे रहे हैं कि अगर वो अपने दावे को साबित कर दें तो भारी भरकम रकम मिलेगी। किसी ने 1 करोड़ का इनाम रखा तो किसी ने 10 लाख तो किसी ने 11 लाख। जब दबाव बढ़ने लगा तो केरला स्टोरी के निर्माता बैकफुट पर आए। 26 अप्रैल को ट्रेलर आया और 2 मई को ट्रेलर के YouTube डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला आंकड़ा हटाकर 3 कर दिया गया, यानी संख्या में 1000 गुना से ज्यादा की गिरावट। बदले डिस्क्रिप्शन में लिखा गया कि द केरला स्टोरी केरल के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों का संकलन है। सच्चाई हमें आज़ादी दिलाएगी। हजारों मासूम महिलाओं का व्यवस्थित तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया गया, कट्टरपंथी बनाया गया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। ये डिस्क्रिप्शन में है। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो मेकर्स ने यह आश्वासन भी दिया कि वो टीजर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लेंगे, क्योंकि टीजर में 32,000 वाला दावा था। हाईकोर्ट की बात आ गई तो वहां की खबर भी जान लीजिए। केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। दरअसल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया था, यानी 18 साल से कम के लोग ये फिल्म नहीं देख सकते। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के A सर्टिफिकेट को अवैध घोषित करने की मांग की। A अंतिम सर्टिफिकेशन है, अगर वो भी निरस्त हो जाए या अवैध करार दिया जाए तो फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। इसके बाद CBFC ने काउंटर एफिडेविट दायर किया। लिखा कि फिल्म असलियत की सटीकता का दावा नहीं करती। सभी घटनाओं को इतिहासकारों, विशेषज्ञों और अलग अलग रिपोर्टर्स ने वेरीफाई किया है। फिल्म काल्पनिक है और घटनाओं का एक नाटकीय संस्करण है। लेकिन नाटकीय संस्करण वाले डिस्क्लेमर के बावजूद छिपा हुआ सच बाहर लाने का दावा कहीं ना कहीं बना रहा। इसीलिए केरल हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। जस्टिस N नागरेश और जस्टिस मोहम्मद नियाज CP की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म ISIS के बारे में है, इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। सिर्फ फिल्म दिखाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म का टीजर नवंबर में रिलीज हुआ। क्या हुआ ये कहने में क्या गलत है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है या देश नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म और ईश्वर को माने। हिंदी और तेलुगु में ऐसी फिल्में हैं जिसमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया, लेकिन इसका कोई विपरीत असर नहीं दिखता। ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। जब याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अभी तक किसी भी एजेंसी को केरल में लव जिहाद का एक भी केस नहीं मिला, तो इस पर बेंच ने पलटकर कहा, होते तो भूत और वैम्पायर भी नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में तो दिखते हैं ना। आखिर में कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और निर्माताओं के उस वादे को रिकॉर्ड पर लिया कि वो सामग्री को हटाएंगे जहां 32,000 वाला दावा किया गया था। फिल्म की रिलीज के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा हेट स्पीच की कई किस्में हैं, इस फिल्म को सर्टिफिकेशन मिला है और बोर्ड ने मंजूरी दी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पोडियम पर आकर अनियंत्रित भड़काऊ भाषण दे रहा है। अगर आप फिल्म की रिलीज को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको सही तरीकों से सर्टिफिकेशन को चुनौती देनी चाहिए। CGI ने खुद कहा कि फिल्म के विरोध करने वालों को एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और क्रू के बारे में सोचना चाहिए। सबने मेहनत की है, ये बाजार तय करेगा कि फिल्म कैसी है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिल्म कैसी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको रिव्यू मिलेगा। आपको लल्लन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो फिल्म रिव्यू किया है, हमारे साथी सिद्धांत मोहन देखने गए थे, वो भी मिल जाएगा। फिल्म की आधिकारिक रिलीज के 3 दिन पहले इस फिल्म को JNU के कम्युनिटी सेंटर में प्रीमियर किया गया था और तब सिद्धांत ने यह फिल्म देखी थी।
सिद्धांत लिखते हैं कि यह फिल्म एक वक्त पर सच्चाई दिखाने का दावा करती है, कहती है कि यह हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की कहानी कहती है। लेकिन आपको असल दिक्कत तब समझ में आती है जब यह फिल्म एक मुसलमानों के प्रति घृणा वाले कंटेंट में तब्दील होती दिखती है। फिल्म में एक भी मुस्लिम किरदार ऐसा नहीं जो सहृदय हो। इस फिल्म का हर एक मुस्लिम किरदार किसी न किसी साजिश में शामिल है। तो यह फिल्म एक सवाल छोड़ती है, क्या इस देश के एक भूभाग का हर एक मुस्लिम एक साजिश में शामिल है? आपकी इससे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ये रिव्यू आप ज़रूर पढ़ें। और सिर्फ ललन टॉप पर नहीं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ख्याति लब्ध क्रिटिक्स इस फिल्म के बारे में लिख रहे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे फिल्म का सिलसिला चला है, जिक्र चला है, तो एक फिल्म का और यहाँ पर वर्णन होना चाहिए। आज़ाद देश है, देखने की आज़ादी है। आप केरला स्टोरी देख सकते हैं, सुधीर मिश्रा की फिल्म अफवाह भी देख सकते हैं, ये भी आज ही रिलीज़ हुई है। अफवाह एक ऐसा मारक हथियार जिसकी चपेट में आने के बाद मानसिक क्षति से लेकर शारीरिक हिंसा तक कुछ भी मुमकिन है। इसके चलते मासूमों की जान चले जाने के सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास। बदलते दौर में इसने तरक्की की है। टेक्नोलॉजी ने अफवाह के इम्पैक्ट का दायरा बढ़ाया और फैलने की रफ्तार तेज़ की। इसी भयावहता को सेंटर में रखते हुए सुधीर मिश्रा ने यह फिल्म बनाई, देख सकते हैं। और उस फिल्म का रिव्यू भी हम आपको आज के डिस्क्रिप्शन में देंगे। बाकी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमने अपने साथी सिद्धांत मोहन को केरल के लिए रवाना किया है ताकि केरला स्टोरी में जो दावे किए गए हैं, ISIS में जो रिक्रूटमेंट के लिए लोग गए थे, महिलाएं गई थी, पीछे से उनका परिवार, उनका पड़ोसी, उनके मोहल्ले क्या कहते हैं, जांच एजेंसियां क्या कहती हैं, स्थानीय लोग क्या कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में आपको सही बात पता चले, तथ्यात्मक बात पता चले, राजनीतिक दावों प्रतिदावों से इतर। सिद्धांत मोहन की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जल्द ही ललन टॉप पर देख पाएंगे। अब रुख करते हैं दूसरे राज्य का, बात होगी मणिपुर की। सूबे में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। घाटी के आसपास के पहाड़ी जिलों से भी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग की खबर आई। न्यूज एजेंसी PTI ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि जातीय हिंसा में शामिल गुटों और सुरक्षा बलों के बीच चूड़ाचंदपुर, विष्णुपुर और इम्फाल इस जिले में गोलीबारी हुई। हालांकि जानमाल का क्या नुकसान हुआ इसे लेकर अभी अपडेट नहीं। पहाड़ी इलाकों के अलावा इम्फाल शहर से भी आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिन हिंसक भीड़ ने कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की और आग लगाई। अब खबर की हिंसक भीड़ के हमले में BJP विधायक वुंगजागिन वाल्टे गंभीर रूप से घायल हो गए। वाल्टे कुकी जनजाति से आते हैं। उन पर हमला तब हुआ जब वो मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से मुलाकात कर राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। 3 बार के विधायक वाल्टे राजधानी इम्फाल में अपने आवास के रास्ते में थे, तभी उनके वाहन पर उपद्रवियों ने हमला किया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और हालत गंभीर है। यहाँ आपको बता दें कि राजधानी इम्फाल मेइती बाहुल्य है। मेइती समुदाय ST स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है और बीते 14 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइती समुदाय के पक्ष में फैसला दिया था और राज्य सरकार को मेइती समुदाय के लिए ST स्टेटस की सिफारिश करने का आदेश। इसके बाद राज्य की कुकी जनजाति, नागा जनजाति और 34 अन्य जनजातियों की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि मेइती राज्य में बहुसंख्यक हैं, प्रभावी हैं। राज्य की 60 में से 40 सीटों पर दबदबा। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में इनकी आबादी 53%, पर जमीन में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% जो राजधानी इम्फाल और आसपास के इलाकों में है, जबकि राज्य की 90% जमीन आदिवासियों के कब्जे में है, जिसमें नागा, कुकी समेत 34 जनजातियां शामिल हैं। ये जनजातियां मेइती समुदाय को ST स्टेटस का विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्हें डर है अगर मेइती को ST स्टेटस मिला तो पहाड़ी इलाकों में भी मेइती समुदाय फैल जाएगा। और ये डर भी है कि अगर आर्थिक राजनीतिक रूप से सक्षम मेइती को ST मान लिया गया तो आरक्षित पदों पर पढ़ाई और नौकरी में भी उनका वर्चस्व हो जाएगा। बीते दिन यानी 4 मई के ललन टॉप शो में हमने आपको विस्तार से हिंसा की वजहों के बारे में बताया था। आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें। अब आज पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव, IB डायरेक्टर और राज्य के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हालात को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले ली है। संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इसी में अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को आंतरिक और बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का हक देता है। बीते शाम को ही गवर्नर ऑफिस की ओर से एक लिखित आदेश जारी कर उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। गवर्नर अनुसुईया उइके ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रदेश में कल एवं आज की हिंसक घटनाओं से मुझे बहुत दुख हुआ है और दुखी हूं। सभी मणिपुर प्रदेशवासियों को से आग्रह करती हूं कि वे अपनी परंपरा के अनुरूप शांति, स्नेह, भाईचारा एवं सद्भाव बनाए रखें। किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी में भाग न ले। साथ ही में हिंसा में मारे गए वो सभी
मणिपुर वासियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सीआरपीएफ के 5 डीआईजी रैंक के अधिकारी और 7 एसएसपी और एसपी रैंक के अधिकारियों को हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। कुछ अधिकारियों को दिल्ली से भी भेजा गया है। इसमें एनआईए के पूर्व महानिदेशक कुलदीप सिंह का नाम भी शामिल है। 1986 बैच के आईपीएस कुलदीप को केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। भारतीय सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ और बीएसएफ की 20 कंपनियों को भी हालात नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों और दिल्ली से भी फोर्स भेजने की तैयारी है। आज के हालात के बारे में और जानकारी दे रहे हैं मौके पर मौजूद इंडिया टुडे के संवाददाता सारस्वत। कल रात से इंडियन आर्मी ने बार बार सब जगहों में उनका रेस्क्यू ऑपरेशन और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए मणिपुर में आ चुके हैं। आज हम यहाँ पे उपस्थित है इम्फाल में, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी का ट्रूप्स है यहाँ पे आके हाजिर हो चुके हैं और यहाँ पे 14 ट्रूप्स, टोटल 14 ट्रूप्स जो है इंडियन आर्मी का 14 ट्रूप्स यहाँ पे आके हाजिर हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन सब जगहों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और बार बार आज एक डीजीपी ने यहाँ पे प्रेस में दिया है और बोला है कि कल से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मेंटेन हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेटर हो चुका है। और उनका मानना है कि जो एडवाइजरी टीम बना है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, वो टीम यहाँ पे आके लॉ एंड ऑर्डर एसेस करेंगे और उसके बाद क्या करना है और कितना बेटर हो चुका है इसके ऊपर एक असेसमेंट फाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद ही हम लोग जान सकेंगे कि यहाँ का स्थिति और यहाँ का रूल क्या होगा और यहाँ का लॉ क्या होगा। हम अभी यहाँ पे इम्फाल में हैं। जो डीजीपी हर जगह में, सिटी के अंदर में भी और कई जगह में इंटीरियर जगह में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो आदमी लोग कई जगह में, हॉस्टल में, कहीं रूरल जगह में फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और कल तक 7,500 को रेस्क्यू किया गया है और आज कई जगहों में आर्मी ने आदमी लोग को रेस्क्यू करते हुए देखी जा रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर आज विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभाने के बजाय कर्नाटक प्रचार में चुनाव के व्यस्त हैं। 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। कांग्रेस ने मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्री पर भी निशाना साधा और उन्हें विफल बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जवाब आया बीजेपी की तरफ से, कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। वहां शांति जल्द से जल्द लौटे, कोई हिंसा की घटना ना हो और इसके लिए जो भी वहां की राज्य सरकार है, केंद्र सरकार से जो कुछ करना है, सबको मिलकर ये देखना कि वहां पर शांति आए और किसी प्रकार के का हिंसक घटना वहां पर ना हो। यही प्राथमिकता है और इसी एजेंडे पे इस वक्त काम हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये कि आज तो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हिंसा का इंतजार क्यों किया गया? क्या ये सरकार और सरकारी तंत्र की नाकामी नहीं कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बवाल हुआ और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई? और अगर खबर थी तो खतरे से पहले ही जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? आज ललन टॉप शो में इतना ही। स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, ये हेल्पलाइन नंबर हैं जो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने लोगों के लिए जारी किए हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।